है एवरीवन, दिस इज़ अज़रा शेख एंड आज मैं आप लोगों के साथ ईएमआरएस टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करने वाली हूँ, स्पेशली टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। जो बच्चे टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं वो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम साथ में टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, आपका जो साइंस का सिलेबस है आपके सामने है। यहाँ पर टोटल 27 चैप्टर्स हैं। अब ये 27 चैप्टर्स आपके डायरेक्टली नहीं लिए गए 9th और 10th की एनसीईआरटी से, बल्कि इनको मर्ज्ड कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाला चैप्टर देखूँ, सो इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स भी हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक्स भी हैं। तो इनको आप ध्यान से करेंगे। हमने क्या करना है, हम यहाँ पर टोटल 27 चैप्टर्स जो यहाँ पर गिवन है आपको, उनके अंदर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। हम डेली एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि 40 एमसीक्यूज को हम कैसे कवर करने वाले हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 40 एमसीक्यूज आएंगे एंड 60 मार्क्स में, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो आपको हर एक टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए ताकि आप उसका एटलीस्ट 100 टू 120 वर्ड्स में एक आंसर लिख सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। आज मैं आपको पहला चैप्टर कराऊंगी, दैट इज इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, power dissipation due to current, interrelation between P, V, I and R, magnetic field and magnetic lines। ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, बेसिकली ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आप लोग एनसीईआरटी में जाकर देखें, मैंने एनसीईआरटी इसमें अटैच की हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इससे पहले का जो पार्ट है आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। तो यहाँ पर हम ये कवर करने वाले हैं आज की डेट में। ठीक है, डे बाय डे हम यहाँ पर 1 देन 2 देन 3 इस तरीके से चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। टोटल 27 चैप्टर्स आपके इस तरीके से हैं, तो 1 मंथ में अपना टोटल सिलेबस कवर कर देंगे। एमसीक्यूज में प्रैक्टिस के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी, उसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड अपने आंसर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोटेंशियल से। देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं तो एनसीईआरटी में 11th चैप्टर जो है 10th क्लास का, उसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास चार्जेस की बात आती है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट सर्किट क्या होते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है, इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप इनको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेट करेंगे तो आपको समझने में और लिखने में भी आसानी होगी। ठीक है, ये अगर डायग्राम आपको समझ में आता है, इलेक्ट्रिसिटी का डायग्राम है। यहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं, प्लस माइनस होता है, आई फॉर करंट होता है, एम्पियर है करंट को हम, इसकी यूनिट एम्पियर होगी। यहाँ पर एमीटर लगा होगा, के आपकी कुंजी होती है, यानी कि की इसको कहते हैं, हिंदी में कुंजी कहते हैं। और ये बल्ब यहाँ पर लगा है, तो बल्ब कब ग्लो करता है, जब आपका सर्किट क्लोज होता है। ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये Q इज इक्वल टू आई टी या फिर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। Q आपका यहाँ पर चार्ज है, T आपके यहाँ पर टाइम है, और आई यहाँ पर आपका करंट के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि आपके सिलेबस का नहीं है। द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स मैंने आपको टाइम बताया, तो मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 600 सेकेंड हो गया। एम्पियर आपका कितना है, 0.5 एम्पियर। आप जनरल फॉर्मूला में रखेंगे Q इज इक्वल टू आई टी, और आपको कूलम में आंसर मिल जाएगा कि इतना आपका चार्ज है। तो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है हमारा सिलेबस, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पहले मैं आपको पोटेंशियल का मीनिंग बताती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है ना कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपने टियर 1 क्रैक किया है तो आप टियर 2 भी क्वालीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप जानते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझें। इलेक्ट्रिसिटी में भी एक तरह का पोटेंशियल है जो क्या कर सकता है, जो एक रास्ते को कंप्लीट, जैसे आपने टियर 1 का रास्ता क्लियर किया है ना, उस रास्ते पे आप चल कर गए हो, इसी तरीके से वो एक पोटेंशियल है जो इस रास्ते से इस रास्ते तक जा सकता है। ठीक है? अब यहाँ पर जाने में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि अगर हम इस तरीके से एक बंद हॉरिजॉन्टल, मैंने एक बॉक्स ले लिया यहाँ पर, ओके? और फिर उस हॉरिजॉन्टल बॉक्स को मैंने यहाँ पर एक होल किया, उसको एक दूसरे हॉरिजॉन्टल बॉक्स से, उसकी सरफेस इस तरह से है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया।
अब इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर भी वाटर है। आप देखिएगा कि अगर मैं इस तरह से कनेक्ट करती हूँ तो क्या वाटर ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, ऐसा समझिए। तो क्या यहाँ पर आपके फ़नल लगी हुई है, ठीक है? पानी यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर सकता है, पानी के लिए रास्ता हमने दिया है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ पानी ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पानी के लिए कोई भी इस तरह से कोई ग्रेविटी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। इसलिए कोई भी वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ हॉरिजॉन्टल वे में है, तो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो उसको प्रेशर क्रिएट करा रही हो। तो कब पानी फ्लो होता है एक जगह से, हमारी जो मोटर से पानी जाता है या फिर अगर बारिश होती है या हमारी फ्लोर पर, टेरेस पर पानी है वो नीचे आता है, तो वो कब आता है? उसमें ग्रेविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो नीचे आने के लिए, ठीक है? वहाँ पर एक प्रेशर होता है या फिर आपको प्रेशर लगाना पड़ता है ऊपर से नीचे भेजने के लिए। बट यहाँ पर तो कोई प्रेशर नहीं है ना, इसीलिए पानी फ्लो नहीं हो रहा है। तो जब तक कोई प्रेशर नहीं होता तो पानी भी फ्लो नहीं होता। अब ऐसा ही आप इलेक्ट्रिसिटी में समझ लो, अगर यहाँ पर आप कोई प्रेशर नहीं लगाओगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही करंट कहलाता है। वो जब मूव करते हैं उसको हम करंट कहते हैं। तो करंट भी फ्लो नहीं होगा जब तक आप कोई प्रेशर नहीं लगाओगे। अब इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसको इलेक्ट्रिक प्रेशर कह दें, ठीक है? तो बस ये आपको ये समझना है कि एक चीज़ होती है जिसको इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं, वही इलेक्ट्रिक प्रेशर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा-सा समझ लेते हैं। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। आपको पता है स्टैटिक चार्ज, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 8th स्टैंडर्ड में, कि हम लोग स्टैटिक चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं, हम रब करते हैं कपड़े, सिल्क के कपड़े पर आयरन उसकी ग्लास की जो रोड होती है उसको हम रब करते हैं, उससे करंट प्रोड्यूस होता है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। इवन अगर आप बैलून को भी इस तरीके से, आपने एक एक्टिविटी की होगी कि आप बैलून्स को रब करते हैं, उन पर चार्ज डेवलप होता है, फिर वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये बेसिक कहानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ। बट आपको पता है कि वो चार्ज खुद से फ्लो नहीं होता कॉपर वायर या किसी भी वायर के अंदर, जो कंडक्टर है, जो मेटल का वायर है, जो करंट को कैरी कर रहा है। जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब अगर आप ले लें तो उसमें भी पानी फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हाई लेवल, अगर आप इसका एक एंड हाई लेवल पर कर दें तब पानी नीचे आ सकता है। सच दैट देर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, क्योंकि ऐसे केस में तो नहीं हो पाएगा, बट जब आप इस तरह का केस क्रिएट कर दें तो वहां पर प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से पानी भी फ्लो कर देता है, ठीक है? नेक्स्ट, water flow out of the other end of the tube. For the flow of charge in a conducting metallic wire, gravity of course has no role. अब चार्ज यहाँ तो चलिए ग्रेविटी की रोल प्ले कर रही है, बट चार्जेस के केस में ग्रेविटी रोल प्ले नहीं करती। किसी भी आपने वायर इस तरीके से लटका दिया है, ठीक है, वर्टिकली आपका कॉपर का वायर है, यहाँ पर चार्ज आपने स्टार्ट किया और आप सोच रहे हो कि चार्ज खुद से यहाँ आ जाए, ऐसे नहीं चार्ज फ्लो हो सकता। द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिक प्रेशर अगर का डिफरेंस अगर क्रिएट होता है तभी वहां पर चार्ज फ्लो करता है। तो हम क्या कह सकते हैं सिंपली, उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल का काम क्या है? पोटेंशियल का काम है कि वो हमारे चार्जेस को फ्लो कराने में, मूव कराने में हेल्प करता है। अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़ा तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? जो काम करते हैं, मूव कराने के लिए काम तो करना पड़ेगा। वर्क डन इन मूविंग, क्या मूव कराना है हमें? इन मूविंग अ यूनिट प्रेशर। अब आपको ये समझ में आएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट, sorry for my writing, to bring it from infinity to a point, from infinity टू स्पेसिफिक पॉइंट आप कह सकते हैं। देखिए इसमें मैं आपको समझाती हूँ, पहले हम बहुत बेसिक से समझेंगे, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए कि एक स्पेसिफिक पॉइंट इस जगह पर है, हमें यहाँ पर पहुँचना है, हमें अपने चार्ज को यहाँ पर लेकर जाना है। तो कितना आप उस पर फोर्स लगाएं, कितना वर्क डन लगाएंगे? मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप 1 जूल का वर्क डन, हम जूल वर्क को जूल में मेजर करते हैं, तो 1 जूल का आप वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, इधर की तरफ आप वर्क डन लगा रहे हो। पहुंचना कहाँ है? इस पॉइंट पर पहुंचना है, ये आपका स्पेसिफिक पॉइंट है।
यहाँ पर पहुँचने में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 1 वोल्ट आपका लगता है, उसी को आप यहाँ पर क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बेसिकली वोल्ट क्या हो गया? वोल्ट उसकी यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। अभी आपको पता होगा इस बात का, लेकिन अगर नहीं मालूम तो आप लिख सकते हैं। वोल्ट यहाँ पर V से इसको डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज Q। तो ये इसका फॉर्मूला बन के आता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू यहाँ पर क्या है? 1 जूल है जो आप लगा रहे हैं, और Q क्या है? यहाँ पर आपका चार्ज है जिसको आप कूलाम में मीजर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर आप 1 जूल पर कूलाम यहाँ पर कहें तो वो आपका 1 वोल्ट हो जाता है। चलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर भी देख लेंगे। ये ऑलरेडी गिवन है आपकी एनसीईआरटी में। सो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और अगर 1 वोल्ट की हम बात करें तो 1 जूल पर 1 गुलाम होता है। इसकी यूनिट तो वोल्ट होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1 वोल्ट क्या होता है तो 1 जूल पर गुलाम को भी हम वोल्ट कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। हाँ, ये यूनिट आई कहाँ से है? आप चाहें तो अपने पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए कि ये एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको वोल्ट कहा गया है। और ये नाम कहाँ से आया था? ये एलेसैंड्रो वोल्टा नाम के एक पर्सन थे। ये डेट आप ना याद रखें, आप याद कर सकते हैं अगर आप मतलब एक्सपर्ट हैं याद करने में, मेमोराइजिंग पावर आपकी अच्छी है तो आप याद कर सकते हैं। 1745 टू 1827 ये इटालियन एक फिजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेसिकली एक डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर, जो जनरली हम फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखते हैं। 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? कोई भी मेटल का वायर जिसमें करंट कैरी हो सकता है। अब प्लास्टिक के वायर में तो करंट कैरी नहीं कर सकते हैं, ये बातें तो आपने पढ़ी होंगी कि जो मेटल होता है वो कंडक्ट कर पाता है, ठीक है, उसको हम कंडक्ट कहेंगे। कंडक्टर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। तो इस तरीके से आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और यहाँ पर आपको समझ आ गया पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दिया है वाटर वाला, वो ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन था। कभी कभी आपसे वर्क निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम। आपको 2 कूलम का चार्ज को मूव करवाना है। तो 2 कूलाम हम Q इज इक्वल टू रखेंगे। मैंने आपको बताया था कूलाम चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो हमने 2C रख दिया। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो V क्या होगा यहाँ पर? 12 वोल्ट। V का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। अब आप लोग को पता है कि W यहाँ पर फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। W इज इक्वल टू हो जाएगा V Q, और V एंड Q को आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपके सामने जूल यूनिट आ जाएगी 24 जूल। तो देखिए, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके चलना है। पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर आप लोगों को जो भी क्वेरीज होंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी के हर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सोल्व करें तो हम वो भी डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब आगे आपके सिलेबस पर चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कवर हो गया। ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए, ओम्स लॉ भी इसी बुक में आपका गिवन है। आप ये सिंबल्स भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई डायग्राम बनाना पड़े तो इनकी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, ओम्स लॉ यहाँ पर आपका गिवन है, लेकिन ओम्स लॉ को पहले मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है? ये फंडामेंटल लॉ होता है। ठीक है, किस चीज़ का फंडामेंटल लॉ है? यहाँ पर बताया जाता है कि जो करंट है जिसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो, जो एक कंडक्टर के अंदर, जो एक वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ओम्स लॉ ये कहता है। ओम्स लॉ कह रहा है कि जो करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी मेटल के वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट वहां पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर? आर आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको अभी डिटेल में लिख लेते हैं। देखिए, इसके डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ। करंट फ्लोइंग current flowing through a conductor, ये ओम्स लॉ लिखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओम्स लॉ। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं। टू द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across its end, across its ends।
ठीक है? अब हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पर ना ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी हमें कुछ कंडीशंस को कांस्टेंट रख के चलना पड़ता है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है इस कंडीशन में, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी टेम्परेचर के बढ़ने से, कम होने से इन चीज़ों पे फ़र्क आ जाता है। तो कभी भी कोई फंडामेंटल लॉ आपके सामने है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाता है। फिज़िक्स में जनरली ऐसा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके सामने हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा V इज़ इक्वल टू IR, R आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है? आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपको अगर डायग्राम प्लॉट करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ है आपका, करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इस तरह का यहाँ पर चार्ट देखेंगे। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ आती है तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलती है, जैसे आपने स्पीड वाली ग्राफ में किया होगा, तो वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स होगी। ठीक है? नाउ अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई हीटर है, ओके? और हीटर कनेक्टेड है 222 वोल्ट के साथ, और वो करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पर लिखा होता है कि वो करंट को ड्रॉ कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपके सामने करंट लिख देती हूँ। करंट है यहाँ पर 5 एम्पियर का। ओके, अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा लीजिए। इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके डी ट्रिपल एस बी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ई एम आर एस में ये क्वेश्चन पूछे जाए। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होता, गलत कर देते हैं। डी ट्रिपल एस बी में एक चीज़ ये थी कि वहाँ पर टाइम का बहुत कॉन्स्टेंट था, बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन करने थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम लिमिट नहीं है, एक साथ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से करिएगा, गलती ना करने के चांसेस हमें, मतलब गलती नहीं करनी है, ऐसी कोशिश करनी है। तो यहाँ पर V इज़ इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाएँगे। V इज़ इक्वल टू आई आर, तो R इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो V अपॉन I आपके पास हो गया, और V है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 44 आपके साम ओम आ जाएगा। अच्छा, ओम क्या है यहाँ पर? ओम्स लॉ की हमने बात की थी ना, तो हम ओम को इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं। ये इस तरह से। ये R की यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। ठीक है? नाउ अब आप समझ लेते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन। देखिए, मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में सब बता सकती हूँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंदी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा कंसर्न है कि कम छोटी वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट ले सकें, ठीक है? बाकी ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं आपके सीरीज़ कॉम्बिनेशन पर। तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, किस पर रेजिस्टर डिपेंड करता है, वो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले में चीज़ें आती हैं, जैसे वोल्टेज पर। अच्छा, यहाँ पर रो इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये वाला फैक्टर्स होता है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन पर, ठीक है? तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन अलग होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग होगा। देखिए, ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इधर आपके पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। इसका एक सिंपल डायग्राम मैं आपको बनाकर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टर जो होते हैं, ये एक साथ सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है करंट का। ध्यान रखना है कि करंट जो आई होता है, वो यहाँ पर सेम करंट होता है, ठीक है? सेम करंट होता है किस केस में? जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, थ्रू आउट द रेजिस्टर, पूरे रेजिस्टर में आपका एक ही करंट फ्लो हो रहा है। बट यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये डिवाइडेड होता है, ठीक है? वोल्टेज जब हम इधर जाकर पढ़ेंगे पैरेलल में, तो वोल्टेज सेम होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पर करंट सेम है। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना पड़ा, एग्जाम में पूछ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स, जो भी आपके रेजिस्टर्स हैं, आर कनेक्टेड कनेक्टेड एंड टू एंड इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में कनेक्टेड होते हैं। बस ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करने वाला है, एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग, एग्जामिनर आपकी बड़ी बड़ी बातों को चेक नहीं करेगा, आपकी नॉलेज को चेक करेगा कि आपको मालूम है कि वो सिंगल लाइन में कनेक्टेड होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताया, वो आप लिखेंगे कि आई यहाँ पर सेम होता है और वोल्टेज को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। बस इसी का जस्ट अपोजिट आप कर देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और मेरी एडवाइस आपको ये है कि यहाँ पर आप ये भी दे सकते हैं कि टोटल सम हम कैसे करते हैं। तो अगर आपको टोटल सम बताना है, टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आपको रेजिस्टेंस का टोटल सम बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, जो भी आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, जैसे कि R1 है, R2 है, R3 है, तो उनका आप सिंपली एडिशन कर दीजिए, ठीक है? मेकिंग द ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई।
तो यहाँ पर आप उनको, जैसे आर आपको फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट किस रेजिस्टेंस उसके केस में, सीरीज के केस में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। इस वाले केस में आपको क्या करना होता है, पैरेलल के केस में 1/R पैरेलल रखेंगे और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। पैरेलल का डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये सॉरी, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये बी और ये ए, यहाँ पर R1 यहाँ पर R2, इस तरीके से दिखा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर इफेक्टिव निकालना हो तो इनको आप 1/R1 प्लस 1/R2 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो आपका आ जाते हैं हम यहाँ पर वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, दोनों हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट। पावर डिसिपेशन हमें पढ़ना है, जो पावर का लॉस होता है, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट। ओके, पहले आप ये समझ लेते हैं कि पावर क्या होती है। इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर कहलाती है। इसको आप और क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी को आप कंज्यूम करा रहे हो, जिस रेट से वो एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको आप पावर कहते हो। पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई। वी वहाँ पर वोल्टेज है, आई आपका करंट है, जिसको एम्पियर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इससे आपको और क्या पता चल सकता है, विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपने इलेक्ट्रिक पावर को समझा। अदर फॉर्मूले भी याद रखने हैं, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसके अदर फॉर्मूले हैं। सॉरी, इसको हम, इसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है, WA वाट। SI यूनिट वाट होगी इलेक्ट्रिक पावर की। इसको अगर आप फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन को डेराइव करना चाहें तो इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आती है, आपने लिखा P इज इक्वल टू VI, तो यहाँ पर पावर हो गई जो हमें वॉट में मेजर करनी है। तो इट इज़ द पावर, कौन सी पावर, कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट लेकर जाएगी, अगर आप यहाँ पर 1 रखें, 1 एम्पियर, व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर जब ऑपरेट किया जाता है और 1 एम्पियर करंट पर, तो वो जो पावर कंज्यूम होती है उसको आप यहाँ पर पावर कहते हैं, P इज इक्वल टू VI। ये भी आपका आप इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। जो यूनिट वॉट है वो थोड़ी सी छोटी है, इसीलिए हम इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं यूज़ करते, वहाँ पर हम किलो वॉट यूज़ करते हैं, जो 1000 वॉट के बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑफ पावर एंड टाइम, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देयरफॉर वॉट आवर्स में यूज़ की जाती है, क्योंकि हम टाइम के हिसाब से निकाल रहे हैं, रेट भी निकालनी होती है, तो हम वॉट के साथ टाइम लगा देते हैं, वॉट आवर्स निकाल देते हैं, ठीक है। अगर आपको 1 वॉट आवर समझना है तो इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। अगर 1 वॉट आवर की आप बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने 1 वॉट ऑफ पावर को कंज्यूम किया है 1 घंटे के अंदर। कमर्शियल यूनिट की बात करें तो वो किलो वॉट आवर होती है, क्योंकि वो बड़ी होती है, कमर्शियली हम छोटी यूनिट की बात नहीं करते। तो कॉमनली हम उसको कहते हैं 1 किलो वॉट आवर। 1000 वॉट की पावर को आप कंज्यूम कर रहे हैं 1 आवर के अंदर, जो 3600 सेकंड्स में हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसकी यूनिट आपको ये मिल जाएगी, वर्क जूल की अगर हम कहें तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया हुआ है और एम्पियर दिया हुआ है, जस्ट आपको बस P इज इक्वल टू VI लगाना है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है। मैं यहाँ पर एक पेज ले लेती हूँ और आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में लाइनिंग वाला पेपर मिलने वाला है, तो आप इसी पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मुझे पता नहीं, आई थिंक 3rd 4th नंबर है, तो उसका टॉपिक का नाम है आपका पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट। करंट की वजह से जो पावर का डिसिपेशन होता है। अगर आप लोगों को ये मालूमात है कि किस तरीके से पावर प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी पावर कंज्यूम हो रही है, तो वहाँ पर हम ये लिखने वाले हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद द एटम्स। इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, और ये जो कॉलिजन होता है, दिस कॉलिजन, ये जो कॉलिजन यहाँ पर होता है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है
वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्टेड टू हीट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हीट ये जो कन्वर्ट हुई है और यहाँ पर जो हीट लॉस होने वाली है, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी in the form of heat, this loss of electric energy in the form of heat की फॉर्म में is called, इसको आप कहते हो पावर डिसिपेशन। ठीक है, इसको आप पावर डिसिपेशन कहते हो। इसी चीज़ को हम जूल्स का हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखिए, जूल्स हीटिंग इफेक्ट में आपको कुछ बातें समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हालांकि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप समझ लो, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया जूल्स हीटिंग इफेक्ट, बट पावर डिसिपेशन दिया है, तो आप उसी से रिलेट करेंगे। जूल्स हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो हीट होती है जिसको आप एच से रिप्रेजेंट करते हो, वो पहली कंडीशन है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के। आई स्क्वायर मतलब जो आपका करंट है उसका स्क्वायर। दूसरी कंडीशन यहाँ पर होती है कि हीट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। थर्ड कंडीशन यहाँ पर होती है कि हीट आपकी प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, जिस टाइम में वो करंट फ्लो हो रहा है। तो फाइनली हम फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करते हैं, आई इज इक्वल टू सॉरी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका जूल्स के हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेंगी, सारी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको मिलेंगी इलेक्ट्रिक हीटर्स में। ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक हीटर्स में, जो टोस्टर्स होते हैं, ब्रेड टोस्टर्स, उनमें आपको मिलेगा। आयरन में स्पेशली, ठीक है, आयरन में तो आपको हीटिंग इफेक्ट का बड़ा ही है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, क्या लगा होता है उसके अंदर नाइक्रोम लगा होता है। ठीक है, नाइक्रोम, टू मैक्सिमाइज पावर डिसिपेशन इज हीट। दूसरा टॉपिक आता है इसके बाद, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आई डोंट नो कि क्या नंबर है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर। तो मैं जनरली यहाँ पर लिख रही हूँ पी वी आई आर के बीच में आपको इंटर रिलेशन देना है। बहुत सारे फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने ओम्स लॉ देखा जहाँ पे वी इज इक्वल टू आई आर था, आपने पी वाला फॉर्मूला देखा पी इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पर आप एक दूसरे से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपसे डिफिनेशन तो लिखवाने के लिए नहीं आएगी, ऑफकोर्स आपके पास कोई फॉर्मूला, कोई नंबर दिया होगा, तो आप पी का फॉर्मूला दूसरा भी लगा सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर भी लगा सकते हैं, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको ये याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ये आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आपके सिर्फ इतने ही टॉपिक्स आ रहे हैं। बाकी ये जितना भी आपका सिलेबस है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ज़रूर सॉल्व करने हैं। इसका एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो डिसिपेट होती है रेजिस्टर्स में, W इज इक्वल टू वी आई टी, ये फॉर्मूला भी आप एक यहाँ पर याद कर सकते हैं। बाकी इसमें जितने भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, सिर्फ उसी पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ओम्स लॉ को आप यहाँ से याद कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। तो ये सारा आपका गिवन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। हालांकि हमारा जो चैप्टर है, हमारा अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, हम सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर मेंशन है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपका क्या आ रहा है, यहाँ से आपका टॉपिक आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन। तो आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक की जो डिस्कवरी हुई थी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ये सडनली हुई थी। जिन पर्सन ने ये की थी, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ये क्या कर रहे थे 19th सेंचुरी में, ये अपने उस पर काम कर रहे थे। ये कंपास होता है, ये गिर गया था, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ था। ये सारी कहानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बात करेंगे इस टॉपिक से, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सबसे पहले फील्ड समझते हैं। देखिए, फील्ड क्या होती है, जैसे आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट रखी हुई है, ठीक है, इसके दो पोल्स हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल्स है और यहाँ पर साउथ पोल है। ठीक है, अब ये जो रीजन है, इसके चारों तरफ का जो रीजन है, उतना रीजन, एक्सटेंट ऑफ दैट रीजन, जहां तक ये फील्ड अपना फोर्स लगा पाती है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, मैं इसको आपको लिखकर बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो उस एक्सटेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, द रीजन, ये इसका आंसर नहीं दे रही हूँ मैं, सिंपल आपको मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। The region around a magnet, the region around a magnet where its force of attraction, जहां पर इसका force of attraction और repulsion
और रिपल्जन आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कैन बी डिटेक्टेड, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो रीजन है जहाँ पर आप मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला रीजन या फिर रिपल्जन वाले रीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों चाहिए होती हैं, इसको आप अरिथमेटिक मीन से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? अरिथमेटिक सम नहीं कर सकते उसका, जो स्केलर में हम कर सकते हैं। तो ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यहाँ पर आपको आप चाहो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मेंशन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, वेक्टर से समझ में आ जाता है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये आपकी लाइन्स है, ये कहाँ से इमर्ज होती हैं? हमेशा नॉर्थ से इमर्ज होती हैं, देखिए आप साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से इमर्ज होती हैं साउथ की। अब आपको लगेगा कि इसके अंदर तो नहीं यहाँ जाके रुक जाती है, रुकती नहीं है, इसके अंदर भी पैरेलल होती हैं यहाँ पर, ठीक है? तो नॉर्थ से निकल कर साउथ पे, बस ये बात तो आपको याद ही रखनी है। अब आपको ये समझने का तो कॉन्सेप्ट टाइम चला गया है, आपको ऑफ कोर्स समझ में आता होगा, बस लिखना कैसे है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को लिखेंगे, दीज़ आर दी इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है? इमेजिनरी, ये आप बना के भी देख सकते हो अगर आप लोगों ने ये वाला प्रैक्टिकल किया हो कि आप कोई मैग्नेटिक बार रखते हो, मैग्नेट बार पेपर पर, वहाँ पर आयरन फिलिंग डालते हो, फिर टक, 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 टक करते हो हल्का-सा उस पर और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखने लगती हैं। तो ये वो इमेजिनरी लाइन्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं टू विज़ुअलाइज़ द मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए इसका लाइंस का यूज करते हो। तो अब यहाँ पर आपको डायग्राम जरूर याद रखना है, ठीक है? डायग्राम बनाकर आना है एग्जाम में, नॉर्थ से निकलती हुई साउथ के अंदर एंटर करती हुई जरूर एंड जरूर बनाकर आना है। अगर ये डायग्राम नहीं बनाया तो आप आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, इसमें और क्या-क्या चीज़ें आप बता सकते हो कि क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की? सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी है। सबसे पहली बात है यहाँ पर डायरेक्शन की। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है डायरेक्शन। हाँ, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ लेता है इंटेंशनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बता दीजिए मैग्नेट के अंदर लाइन कैसी होती है? तो आप ज़रा थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया नॉर्थ टू साउथ अगर हम जाएँगे तो ये तो मैग्नेट के बाहर की कहानी है। अंदर भी तो चल रही है ना, तो अंदर साउथ टू नॉर्थ होगी। तो स्पेशली अगर ये चीज़ मेंशन्ड है कि मैग्नेट के अंदर का क्या लाइन की डायरेक्शन होती है, तब आप कहेंगे कि साउथ टू नॉर्थ होती है। अदरवाइज़ आपको नॉर्थ टू साउथ ही बतानी है। दूसरी बात, ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ठीक है? क्लोज्ड लूप बनता है। ऐसा नहीं कि ये यहीं पर आकर खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये क्लोज्ड लूप बनता है, अंदर तक क्लोज़ लूप। तो दूसरी कंडीशन इसकी हो गई कि ये क्लोज़ लूप बनाती हैं, ओके? दे फॉर्म कंटीन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। नेक्स्ट होता है इसका थर्ड पॉइंट, जो इसकी स्ट्रेंथ से आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं पूछा गया क्योंकि बेसिक है, बट आपको याद तो रखना है ना, डिस्क्रिप्टिव के लिए तो लिख कर आना है। तो कहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? जहाँ पर क्राउडेड रीजन होगा। देखो मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, इस डायग्राम में ज़रा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला रीजन आपका क्राउडेड है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्ट्रेंथ होती है और यहाँ पर थोड़ा सा कम होती है, वीक होती है। तो आप इसको लिखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा है? जहाँ पर लाइन क्लोज़र होती हैं, क्राउडेड होती हैं, तो आप वहाँ पर इसकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा है? मैक्सिमम कहाँ पर है? इसके पोल्स पर मैक्सिमम होती है। और जब ये दूर हो जाती है, मतलब मिड वाले पार्ट में, जो सेंटर होता है पोल से दूर होता है, या फार आप लिख सकते हो, फार फ्रॉम द पोल, तो वहाँ पर ये वीक होती हैं, इंडिकेट करती हैं वीक। और फोर्थ इसका पॉइंट आता है नो इंटरसेक्शन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नो इंटरसेक्शन, एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी, ठीक है? दो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है नेवर क्रॉस ईच अदर, ये बात आप लिख लीजिए। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है, कोई क्वेश्चन है, अगर उन्होंने एक दूसरे को काटा तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए अगर ये ऐसा करती हैं, तो जो कंपास की निडल है वो दो डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेगी, ठीक है? इधर का दो पॉइंट में डायरेक्शन, और जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए आपको लिखना है कि दो पॉइंट में डायरेक्शन कंपास की निडल का पॉसिबल नहीं है। आप एक ही तो निडल है ना, एक ही जगह तो जा सकती है, एक ही तो दिल है आपके पास, किसी एक को ही तो दे सकते हैं, तो एक ही जगह जाएगा, दो जगह नहीं जा पाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए ये सारी कहानी ना यही लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड
इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से हम इसको वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल टू द कंपास नीडल मूव्स, ये सब कुछ वही कहानी सेम लिखी हुई है। ये वाली बात भी आपकी मेंशन है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, जिसको आपने लिख लिया नो इंटरसेक्शन। मैंने आपको छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स बता दिए। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक में आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो मैं आपको एक पेज लेकर बता देती हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है यही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में आप चाहें तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रो, वही सेम बात है जो अभी हमने लिखी थी, थ्रो अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं अराउंड इट। ठीक है, तो ये बात तो आप लिख देंगे। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर आपको याद रह गया कि ये किसने डिस्कवर किया था, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था। उसके बाद अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट बात कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए डायरेक्शन हमें बतानी होती है राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नहीं लगेगा, नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब ये राइट हैंड थंब रूल में क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आपको स्टेप्स लिखनी है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हम होल्ड करते हैं कंडक्टर को, सब जो वायर है ना, आप उसको कंडक्टर को वायर को आप उसको होल्ड करेंगे इन योर राइट हैंड। राइट हैंड के रूल चल रहा है तो राइट हैंड में ही आप उसको होल्ड कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका थंब है उसकी डायरेक्शन क्या दिखाएगी, जब आपने उसको पकड़ लिया उसकी डायरेक्शन दिखाएगी करंट। तो थंब की डायरेक्शन टीसी से आप याद रखेंगे करंट को दिखाएगी। जो आपकी फिंगर कर्ल्ड हो गई है, मैंने यहाँ पर इमेज लगाना भूल गई, मैं आपको शायद इमेज इसमें दी हो, नहीं इसमें इमेज नहीं दी है, ये तो लेफ्ट राइट, हाँ इस वाले को भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो थंब है आपका वो करंट दिखा रहा है, और जो आपकी फिंगर्स हैं जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स कौन दिखा रहा है, जो कर्ल्ड फिंगर है। ठीक है, कर्ल्ड फिंगर दिखाती हैं आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वही सेम प्रॉपर्टी जो हमने पहले बात की थी, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन ये हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़ का, और प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपकी सर्कुलर होती है अराउंड द वायर, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख रही हूँ सर्कुलर अराउंड द वायर। आप इसको एग्जाम में सही से लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे फील्ड इज स्ट्रोंगर नियर द वायर। फील्ड कहाँ पर स्ट्रोंगर होगी, वायर के पास में, फील्ड इज स्ट्रोंगर नियर दी वायर। नेक्स्ट फील्ड डिक्रीजेज एज डिस्टेंस डिक्रीजेज। फील्ड कब डिक्रीज होती है, जब डिस्टेंस डिक्रीज होती है, जितना दूर जाते हैं उतनी फील्ड कम हो जाती है, ये आपको पता है, बेसिक बात है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट पर, कितना करंट आपने फ्लो कराया हुआ है उस करंट के अमाउंट पर डिपेंड करेगी। जो डिस्टेंस है कंडक्टर की, जो अभी अभी हमने बात की, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, और नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे फॉर्मूला, वैसे तो फॉर्मूला पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको लिख देना है कि फॉर्मूला होता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r और हम लिख देंगे B=I/r। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, जहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है और आर डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल एक एग्जाम्पल बता दिया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर गिवन होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। एनसीईआरटी मैंने साथ में इसलिए रखी है कि आप एनसीईआरटी को लेके चलते रहें, आपको समझ में आता रहेगा कि हम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं और उसमें कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर कंटेंट की फिक्र करते हैं कंटेंट कहाँ से लाना है, तो कंटेंट आपका सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन सारे टॉपिक्स गिवन नहीं है। तो प्लीज़ ज़्यादा टॉपिक्स में मगजमारी मत करिएगा कि आप इधर उधर की चीज़ें देख रहे हैं, जो जो गिवन टॉपिक है स्पेसिफिकली उन्हीं पर काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर क्या होता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे जो आपका थंब होता है वो मोशन को दिखाता है,
जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो फील्ड दिखाती है, और करंट आपका, इसको मदर फादर चाइल्ड से भी याद रखते हैं कुछ लोग कि ये मदर फादर चाइल्ड, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? पहली बात तो आपको ये बताना है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता क्यों है। ये होता है कि हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करें। देखिए वहां पर हम क्या फाइंड कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही थी। यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस पर, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। बस ये लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि सॉरी, इसका फायदा क्या है। तो यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड करने के लिए इन अ मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या यूज करते हैं, आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये कहाँ पर अप्लाइड होता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में अप्लाइड होता है। तो अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपको दिखाना है कि जो थंब है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो मोशन दिखाता है, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, और मिडल फिंगर आपकी करंट को शो करती है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, और उसमें फोर्स भी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। ये जो तीन डायरेक्शन है कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ सिंपल रूल, जिसको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहा है। आपको स्ट्रेच करना है थंब को, फोर फिंगर, मिडल फिंगर को, ऑफ योर लेफ्ट हैंड, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहली फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी तो सेकंड फिंगर हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगी। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो थंब मोशन की डायरेक्शन दिखाएगा, जिसको हम फोर्स भी कहते हैं, जो कंडक्टर पर लग रहा है। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये, एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल एज इट शोन इन द फिगर 12.14, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या होने वाली है, आप इसको इसमें देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट एज गिवन इन द, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हमें एग्जाम में इसके बारे में लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इनटू द पेज। ठीक है, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है उसको फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, और देखिए यहाँ पर आपके पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया है, ये आपका टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अच्छा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें गिवन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट मेडिसिन में है, फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके। ठीक है, हम यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज लेकर अपना टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक कवर करते हैं, यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप अपने सिलेबस को अपने पास में रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको भी हम इसी के साथ में कवर करेंगे, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और देन है आपका इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये आपका डिस्कवर किया है किसने, माइकल फेराडे ने। डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे। ठीक है, इसका फेराडे के रूल्स भी हम पढ़ा करते थे 12th में, माइकल फेराडे। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसका प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसकी क्या क्या कंडीशन है। इंडक्शन अकर्स व्हेन मैग्नेट मूव्स नियर कॉइल। इंडक्शन कब होता है, जब मैग्नेट कॉइल के अराउंड मूव्स करती है, कॉइल के नियर मूव करती है। कॉइल मूव्स नियर मैग्नेट, जब कॉइल मैग्नेट के नियर मूव्स करता है, और मैग्नेट कॉइल के नियर मूव्स करती है। दूसरा है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, इस टाइम पर होता है इंडक्शन।
अब इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज चेंज मैग्नेटिक फील्ड, वो आपने पहले भी पढ़ लिया है। उसको आप जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में ड्यू टू इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो अगर आप देखें कि करंट जो प्रोड्यूस होता है डिफरेंस की वजह से, जो करंट पहले हमने हीट लॉस पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे करंट प्रोड्यूस हो रहा है इन कंडक्टर। कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, उसको आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। फेराडेज के लॉज ये थे कि जो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा आपका इंड्यूस्ड करंट होगा। ठीक है, ये फेराडे के रूल्स थे। एक लेंस लॉ भी आता है, तो लेंस लॉ को लिख लेना, आपके सिलेबस में गिवन नहीं है। लेंस लॉ, लेंस लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है, जो इंड्यूस्ड करंट है वो अपोज करता है उस कोज को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप इसकी डेफिनेशन सिंपल लिख लो कि इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द कोज, उस कोज को अपोज करता है दैट प्रोड्यूसेस इट, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है ना वो उसको अपोज करता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकती हैं? जनरेटर में, जो आपके सिलेबस में भी गिवन है, ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, इंडक्शन कुकर के अंदर, वायरलेस चार्जिंग में, उन सब में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में। मैं जल्दी आपको बता देती हूँ, वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं कर नहीं सकती। देखिए, डायरेक्ट करंट होता है जब करंट फ्लो होता है ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्ट करंट में, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है। तो इसको आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट करंट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? बैटरी में यूज़ करते हैं, सेल में यूज़ करते हैं, सोलर पैनल में यूज़ करते हैं। और इसके सोर्सेज हैं बैटरी और आपका सेल एंड सोलर पैनल, इसके सोर्सेज हैं। और इसका यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, टॉर्चेस में। डायरेक्ट करंट हम यूज़ करते हैं सेल के ज़रिए। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एसी करंट। एसी करंट अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। एसी करंट चेंज डायरेक्शन पीरियोडिकली, पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज करता है। मैग्नीट्यूड चेंज करता है टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड चेंज करता है टाइम के साथ। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था एक साथ। आपने कभी इन्वर्टर वगैरह से आप कोई चीज़ करते हैं तो करंट तो आपका कांस्टेंट आता है, लेकिन एसी वाला जो करंट है वो उसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद टाइम। ठीक है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? पावर स्टेशन से ये आता है, होम सप्लाई में। ठीक है, और इसका यूज़ क्या क्या है? यूज़ आपको पता है कि हम घरों में जो फैंस चलाते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ आपके ऑल्टरनेटिंग करंट पे चल रहा है। उसके बाद आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपका अगला टॉपिक है, तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ इसको रफ करके। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें क्या समझना है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकेंड, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स पर सेकेंड, पर सेकेंड, इसको आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग, इसको डिनोट करते हैं हम एफ से। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, HERTZ लिख दो या फिर HZ लिख दो, इसको सेकेंड इनवर्स भी कह देते हैं। ठीक है, एक हर्ट्ज अगर आपसे पूछा जाए एक हर्ट्ज कितना होगा, तो 1 साइकिल पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? F इज इक्वल टू 1/T, जहाँ T आपका टाइम पीरियड होगा। आपको पता है कि T सेकंड में होता है, तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी में मोर एनर्जी। ये क्या करती है? ये कंट्रोल करती है मोटर की स्पीड को, तो कंट्रोल स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। दूसरा, ये अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइस, अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइस, डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो जो 50 हर्ट्ज का मतलब है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी चेंज होने की डायरेक्शन है 100 टाइम्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। आई होप कि आपका लास्ट टॉपिक हो, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है 1 आवर से ज़्यादा की वीडियो अपलोड करने के लिए मेरे लिए, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा वीक चल रहा है अभी,
कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर ये नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको इंशाल्लाह ने अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज़ मैं नहीं अपलोड करूँगी। सो आपका लास्ट टॉपिक है आई थिंक ये है एडवांटेजेस। ये वैसे एनसीईआरटी में भी गिवन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हम देख लेते हैं, ये कहीं पर गिवन है। ये मैग्नेट वाले चैप्टर तो काफ़ी बड़ा था आपका, इसमें इतना छोटा क्यों दिया है? चलिए हम लिख लेते हैं इसको, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर को समझते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ पर ये क्लीन एनर्जी होती है, कोई भी धुआँ नहीं होता, कोई स्मोक नहीं होता, एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। तो इसके फ़ायदे लिख लीजिए, फ़ायदे मतलब एडवांटेज, क्या है इसके फ़ायदे? ये क्लीन एनर्जी है, ठीक है? क्लीन एनर्जी, कोई स्मोक नहीं होता, नो स्मोक। नेक्स्ट, हाई एफिशिएंसी होती है, हाई एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस होती है, लो मेंटेनेंस, ईज़ी टू ऑपरेट, आसानी से आप इलेक्ट्रिक मोटर को आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत ही साइलेंट वर्किंग है। ये इसके फ़ायदे हैं, आसानी से चुपचाप काम करती रहती है। यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर को? हम इसको यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं फैन्स में, पंखों में, मिक्सर में, हल्की आवाज़ आती है उसमें, वॉशिंग मशीन में करते हैं, वाटर पंप्स में और ट्रेन्स में करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उसके एग्जाम्पल। तो आप सिंपल लिख लीजिएगा कि सीलिंग फैन को यूज़ कर रहे हैं मोटर्स में रोटेट करने के लिए उसके ब्लेड्स को। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या डिफरेंस आया? बस उल्टा हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, कॉन्टिन्यूअसली काम करता रहता है। तो हम लिखेंगे कि ये वर्क करता है कॉन्टिन्यूअसली, ये रिलायबल भी है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं और ये आपके पावर प्लांट में प्रोड्यूस मतलब यूज़ कराया जाता है। इसके यूज़ेस क्या-क्या हैं? ये पावर स्टेशन पे यूज़ होता है, इमरजेंसी जनरेटर है, विंड टरबाइन्स में यूज़ होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ होता है। ठीक है? तो ये सब कुछ इसके बारे में था। अच्छा, यहाँ पर आपका टॉपिक सिलेबस खत्म हो जाता है फर्स्ट चैप्टर का। लास्ट में 2-3 चैप्टर्स में मैंने 2-3 टॉपिक्स में थोड़ा जल्दबाज़ी की है, क्योंकि वीडियो मुझे कंप्लीट करनी थी। अब आप लोग मुझे बताइए कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास लाइट। तो कल अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए इफेक्ट ऑफ करंट के एमसीक्यूज की फॉर्म में, ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें और डिस्क्रिप्टिव में हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें, उसके साथ साथ हम लाइट वाले चैप्टर को यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं उसको रैपिडली थोड़ा सा कवर कर लें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, बेसिक आइडिया कि इसके क्या मीनिंग्स है। अगर आप लोग को इस तरह की वीडियोज चाहिए तो प्लीज़ टेल मी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आगे से इन सारी चीज़ टॉपिक्स को कवर भी करेंगे और उसके साथ साथ आगे वीडियोज़ भी आपके लिए कंटिन्यू करेंगे 27 चैप्टर्स तक। आई होप कि 1 मंथ में हम पूरा सिलेबस भी कवर कर देंगे विद क्वेश्चंस आंसर, ठीक है? थैंक यू सो मच।